नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। हर रोज एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ दिखावे के लिए है। आखिरकार वही होना है जो भाजपा और शिवसेना को साथ ला सके, यानी कि भाजपा की रणनीति ही आखिरकार काम आएगी। इस बीच एक सप्ताह तक, करीब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के एक सप्ताह तक चुप्पी साधने के बाद शरद पवार ने मुंह खोला है। शरद पवार ने प्रत्यक्ष रूप से बता दिया है कि अब शिवसेना के साथ उनका गठबंधन नहीं हो सकता, शिवसेना को वो सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। इन शरद पवार के यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी परिस्थितियां 2 दिन से ऐसी बन रही थी और शिवसेना को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम भाजपा के साथ नेगोशिएशन करने में शरद पवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए शिवसेना ने संजय राउत को शरद पवार से मुलाकात करने के लिए भेजा था। संजय राउत और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई। ये सामान्य तौर पर औपचारिक राजनीतिक मुलाकात थी। 2 नेताओं के बीच एक मुलाकात जिसमें राज्य की परिस्थितियों के ऊपर चर्चा की जानी थी, और उसमें क्या बात हुई ये तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता है। लेकिन शरद पवार और संजय राउत के मुलाकात के बाद राजनीतिक वातावरण में एक गर्मी आ गई, गरमा गया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक हलचल सी मच गई थी और फिर से ये खबरें आने लगी थी कि लगता है शिवसेना को एनसीपी का सहयोग मिल जाएगा और एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से शिवसेना सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी। लेकिन ऐसा होना नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि एक दिन बाद ही ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई। शिवसेना और एनसीपी के बीच कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पवार साहब ने अब बोल दिया है। पवार साहब पहले नहीं बोले थे और अपनी पार्टी के कुछ नेताओं से ये बात कहलवाई थी। इससे पहले महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख जयंत पाटिल ने बताया था कि शिवसेना के साथ एनसीपी का कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, हम अपोजिशन में बैठेंगे। और वही बात शरद पवार ने कह दी। शरद पवार ने ही बोला कि कोई हम सहयोग नहीं देने जा रहे हैं शिवसेना को, और हमें जनता ने मैंडेट दिया है अपोजिशन में बैठने का और हम अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो खींचतान चल रही है भाजपा और शिवसेना के बीच, वो एक बचकाना राजनीतिक हरकत है। अब बचकाना राजनीतिक हरकत कहने का मतलब है वो उन्होंने शिवसेना को टारगेट किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की खींचतान के बीच ये तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये पता चल गया है कि भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी है। 105 विधायक भाजपा के पास है, 56 विधायक शिवसेना के पास है। अगर शिवसेना ऐसे में मुख्यमंत्री पद का डिमांड कर रही है तो इसका मतलब है कि बचकाना हरकत वो कर रही है। और शरद पवार ने भी ये बात कह दी कि बचकाना हरकत उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहे, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ था। तो ये पूरी राजनीतिक स्थितियां जो बन रही है उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है, और वह है उद्धव ठाकरे के पास विकल्पों का। अब उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प रहा नहीं। कुछ समय पहले तक जिस तरह से ये बात चल रही थी कि किसी न किसी तरह से एनसीपी और कांग्रेस साथ दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब उनके पास कोई भी विकल्प नहीं रहा। इस बीच जो बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव वाला मुद्दा आया वो था राष्ट्रपति शासन को लेके। एक सामान्य मंत्री, और वो सामान्य मंत्री अगर महाराष्ट्र सरकार में रहे, पूर्व मंत्री अगर ये शिवसेना के खिलाफ बयान देते हैं या फिर ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति आ रही है महाराष्ट्र में, तो शिवसेना के अंदर उबाल आने के पीछे का कारण क्या है? क्यों आखिर शिवसेना इतना परेशान हो जाती है एक छोटे से बयान को लेकर, और छोटे से मंत्री, छोटे से नेता के बयान को लेकर? क्योंकि महाराष्ट्र भाजपा के कोई बड़े नेता ने या फिर केंद्रीय नेतृत्व ने कोई वैसा बयान दिया नहीं है, और न ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ बोला है और शिवसेना के खिलाफ। संजय राउत के इतने उकसाने के बावजूद, उद्धव ठाकरे के इतने उकसावे के बावजूद भाजपा ने कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे शिवसेना और शिवसैनिक, शिवसेना के कुछ विधायक और शिव सैनिक जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हो सके।
लेकिन शिवसेना बार बार ये कहने से नहीं चूक रही है कि भाजपा तानाशाही कर रही है। इस बीच भी सामना में उन्होंने ऐसा ही लिखा। शिवसेना ने सामना में लिखा कि राष्ट्रपति शासन की मुहर भाजपा के जेब में नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने मुगलिया फरमान और वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे तो ये तो पता चलता है कि शिवसेना का राजनीतिक एजेंडा क्या है और राजनीतिक विचारधारा क्या है, और इस विचारधारा के साथ क्या एनसीपी और कांग्रेस उसे सहयोग करेगी। ये तो पहले से भी लग रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस उसको सहयोग करने वाली नहीं है। अगर ये दोनों पार्टी, बेसिकली कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर भी कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति मजबूत है और राजनीति करती है कांग्रेस। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कांग्रेस को वहां भी चुनाव लड़ना है। एनसीपी के बाद छोड़ भी दें तो कांग्रेस तो हर जगह चुनाव लड़ रही है और उसको पता है कि अगर वो महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट करती है तो उसका राजनीतिक विचारधारा, वो हमेशा वो जिस विचारधारा के साथ चली है वो उसी के ऊपर पड़ने वाला है। झारखंड चुनाव में ये मुद्दा उठेगा कि किस तरह एक सत्ता के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवसेना को, जो एक हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है, उसको समर्थन दिया। जो उद्धव ठाकरे हमेशा राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, और मुंबई में या महाराष्ट्र में उनका विचारधारा क्या है ये सब लोग जानते हैं। अगर ऐसी स्थिति में कांग्रेस उन्हें समर्थन देती है तो उन्हें हरियाणा में इसका जवाब देना पड़ेगा। और कुछ समय के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जनवरी अंतिम सप्ताह तक तो यहां चुनाव होना ही है, क्योंकि फरवरी में केजरीवाल साहब का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में वहां पर भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं को हर मंच पर यह जवाब देना पड़ेगा कि आपका विचारधारा क्या है। आपका विचारधारा सत्ता वाली विचारधारा है या फिर वर्गवादी लोगों के हित की विचारधारा है कि जो आप कहते हैं वही करते हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाएंगे कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस के नेता इस बात को जानते हैं। इसलिए कांग्रेस की ओर से कभी भी शिवसेना को समर्थन देने का बयान नहीं आया, और एनसीपी भी इसी तरह से अड़ी हुई थी कि शिवसेना को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। कांग्रेस और एनसीपी दोनों को यह पता है, और इस बीच इन लोगों के बयानों के बाद शिवसेना को भी अब लगने लगा है कि अब कहीं और से समर्थन की उम्मीद नहीं है, और हमें अब वापस भाजपा के पास आना पड़ेगा। या तो भाजपा अल्पमत की सरकार बनाएगी, या भाजपा अपने दूसरे प्लान पे काम करेगी और बीजेपी के साथ दूसरी छोटी पार्टियों को मिलाएगी, और उसके साथ साथ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ समझौता करके कर्नाटक स्टाइल की सरकार बनाएगी, या फिर किसी और विकल्प पर काम करेगी, या हो सकता है कि बहुत खराब परिस्थिति हो तो फिर से चुनाव की घोषणा हो जाए। लेकिन यह तो तय है कि शिवसेना के पास भाजपा के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प पर बचा नहीं है। शिवसेना विकल्पहीन हो गई है, और अब उसे या तो भाजपा के साथ जाना होगा या फिर से चुनाव की तैयारी करनी होगी। और अगर चुनाव होता है तो फिर शिवसेना को अकेले चुनाव लड़ने में वही स्थिति हो जाएगी जो कभी कांग्रेस की हो रही थी, और एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद फिर से जैसे कांग्रेस वहां पर एक मजबूत स्थिति में आई है, उसी तरह शिवसेना की स्थिति भी वही हो जाएगी और शिवसेना आधे से ज़्यादा सीटें हारने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ, और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।